सो हे गाइस, ये हमारी वीडियो हाउ टू अप्रोच एमबीबीएस सब्जेक्ट्स का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, जिसके अंदर हमने एनाटॉमी को किस तरह से अप्रोच करना है ये बताया। तो आज के वीडियो में चलिए देखते हैं किस तरह से हमें फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री को अप्रोच करना है। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है ओमकार पटेल और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल मेडवाला के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। सो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट आता है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की यार हम लोग कुछ भी बात कर ले, बायोकेमिस्ट्री ये अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम वाला सब्जेक्ट है यार। इसके अंदर रीडिंग एंड राइटिंग टाइप ऑफ लर्निंग का हमें इस्तेमाल करना है। कितना भी कुछ भी कीजिए, आप कितना भी कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए, बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको रटना पड़ने ही वाला है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना रटे आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ सकें। सो इसके अंदर आपको रीडिंग एंड राइटिंग टाइप ऑफ लर्निंग का इस्तेमाल करना है। आपको जितनी बार हो सके वो चीज़ लिख लिख के मेरे टीचर ने मुझे यही बताया था कि आप जितना इसे लिखोगे उतना ही आपको पेपर के अंदर याद आएगा। सो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं मेनली। एक होता है अपना केमिस्ट्री वाला पार्ट, दूसरा होता है अपना मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। सो केमिस्ट्री वाले पार्ट के अंदर फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझनी है, उसका लॉजिक समझना है, क्यों इस तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है, उस क्लासिफिकेशन के पीछे लॉजिक क्या है ये आपको समझना है। और दूसरा आएगा मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट। मेटाबॉलिज्म वाले पार्ट के लिए आपको चीज़ों को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। और जब आप लिखोगे ना, हर एक स्टेप के अंदर लॉजिक बनाने की कोशिश करो कि जब वाटर निकल जाता है और डबल बॉन्ड आता है तो फिर इसलिए अगले प्रोडक्ट का नाम इन के तौर पे कुछ ना कुछ होगा। अगर आप फैटी एसिड सिंथेसिस, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन देखें तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज, इस तरह के अगर आप लॉजिक बनाएंगे और उन लॉजिक के बेसिस पे प्रोडक्ट्स का नाम याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आसानी होगी। लेकिन इसके अंदर जो मेन थिंग है, आपको लिख लिख के रिवाइज करना ही होगा। सो इसके अंदर मैं अगर मेरी स्टोरी बताऊं तो यार मुझे वो एक पन्ने के ऊपर लिखा हुआ, फिर उसके बाद पन्ना टूट के अलग पेज पे चले जाते तो हल्की सी लिंक ब्रेक होने जैसा लगता था। सो मैंने नोटबुक तो भरे ही थे, बहुत सारा प्रैक्टिस तो किया ही था, लेकिन साथ में मैं दीवारों पे लिख देना शुरू करता था। एक दीवार लीजिए, उसके एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चौक से पूरा का पूरा सिंथेसिस हो, ऑक्सीडेशन हो, जो भी हो, ब्रेकडाउन हो, क्लीवेज हो, पूरा का पूरा लिख कर निकाल दीजिए। एक ही जगह पे आप उसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी भी वहीं पे कर लीजिए, उसके डिसीजेस के नाम भी वहीं पे लिख लीजिए, उन डिसीजेस के क्लिनिकल जो भी कंडीशंस हो गए, जो भी दवाइयाँ देते हैं, हर एक को फ्लोचार्ट के फॉर्म में या फिर एक डायग्राम के फॉर्म में आप वहाँ पे बना लीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बहुत आपके लिए ईजी होगा। लेकिन मेरा यही कहना है कि आपको इसे बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप कितना भी करें, पेपर के समय आपको वापस से लगेगा कि सब कुछ भूल रहे हैं। आपको 2 दिन पहले वापस से सब कुछ रिवाइज करना शुरू करना होगा। इतने अच्छे से, इतने शिद्दत से रिवाइज करें, लिख लिख के रिवाइज करें। अगर आप इस तरह से उसे अप्रोच करेंगे तो ज़रूर आप बायोकेमिस्ट्री को एस कर सकते हैं। एक और जो प्रो टिप मैं आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए शेयर करना चाहूँगा वो है कि निमोनिक्स का इस्तेमाल बहुत ही ध्यान से करें। ऐसे निमोनिक्स का इस्तेमाल करें जो कि आपको साइकिल के अंदर कई सारी चीज़ें बता दे या फिर ऑलमोस्ट पूरी साइकिल ही बता दे। जैसे कि मैंने क्रेब्स साइकिल के लिए वो कोच इंडियन विल अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस, ये वाले निमोनिक का इस्तेमाल किया था। इस निमोनिक से ना केवल आपको प्रोडक्ट्स के नाम याद रहते हैं, आपको निमोनिक ये भी बताता है कि किस स्टेप के अंदर NADH निकालना है, किस स्टेप के थ्रू आपको ATP निकालना है, और इसी के साथ आपको ये भी मालूम पड़ता है कि किस स्टेप के अंदर आपको FADH भी निकालना है। सो अगर आपको ऐसे निमोनिक्स मिले जो कि हर एक चीज़ को एक साथ मिला रहे हो, सो ऐसे निमोनिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। या नहीं तो बस निमोनिक के पीछे ना भागें। ये आपको एग्ज़ाम के अंदर अचानक से बस निमोनिक याद आता है, बाकी की चीज़ें याद नहीं आती है, तभी निमोनिक का इस्तेमाल करें और उसे भी बार बार रिवाइज़ करें जब वो ईजी होगा और आपको कई सारी चीज़ें बता रहा होगा। बाकी यार, रिवीजन के लिए राजेश जांभोळकर जी की किताब का ज़रूर इस्तेमाल करें। वो किताब रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सब्जेक्ट की, जिसका नाम है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के अंदर यार मैं तो यार सबसे पहले अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से पढ़ना है। और मैं तो मानता हूँ यार, मेन गलती ना इस सब्जेक्ट के किताबों की वजह से है, क्योंकि एनाटॉमी एक बड़ा सब्जेक्ट है, फिजियोलॉजी भी बड़ा सब्जेक्ट ही है। लेकिन फिजियोलॉजी की किताबें एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा कंसाइज है। मेनली यार कौन सी किताब है अपने पास? एक जीके पाल है, गाइटन है, एके जैन है, दूसरी तरफ अपनी शंभुलिंगम है। जीके पाल, गाइटन, एके जैन के अंदर कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाया गया है, लेकिन उसी के साथ इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा दे के रखी है जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है।
एके जैन तो भी फिर भी बहुत अच्छी किताब है, लेकिन जीके पाल और गाइटन अननेसेसरी वाली इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर ठोक दी जाती है बिना ये बताए कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। दूसरी तरफ आती है शंभुलिंगम, जिसके अंदर यार कंसेप्ट आपको मतलब बहुत ही कंसाइज वे में बताया गया है, जितना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता है पढ़ते समय, लेकिन ये आपको इतना बता देता है कि पेपर के अंदर उसे किस तरह से लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि आपने कुछ ना कुछ पढ़ाई कर ली है। तो मैं तो मानता हूँ यार कि छोटी किताबें, अगर समय कम होगा तो ठीक है पढ़ लो, लेकिन जब तक आप कंसेप्ट अंदर से समझोगे नहीं ना, तब तक मतलब मज़ा ही क्या है यार। पढ़ाई आपको एक बार समझ जाए, अगर आप उसको अपने आप शब्दों में बोलने लग जाओगे तो उसी के अंदर भाई असलियत में मज़ा है। सो देखते हैं बुक्स का घोटाला अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक तरफ आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स होगी, दूसरी तरफ अपनी शंभुलिंगम होगी। तो आप एक काम कीजिए, आप एके जैन और जीके पाल के बीच में शिफ्ट करते रहिए। एके जैन उन यूनिट्स के लिए यूज़ कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ पर मैं आपको जीके पाल को भी यूज़ करना नहीं बोलूँगा। एके जैन अपने सीवीएस के लिए, सीएनएस के लिए, ब्लड के लिए वगैरह आप एके जैन यूज़ कीजिए। उसके अंदर बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझा दिए, और वो किताब मतलब यार सही किताब है यार। आपको कंसेप्ट भी मिल जाएंगे, लिखना कैसा है ये भी मालूम पड़ जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए आप जीके पाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब ये मुझे कैसे समझ में आया कि किस तरह से पढ़ना है, असलियत में मुझे मेरे एक दोस्त ने ही बताया कि आज वही ट्रिप मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि जीके पाल बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपको रीडिंग तो देनी है उसे, लेकिन अब आप क्या कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट किसकी बनाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप अपने टीचर से ले लीजिए, और पीवाईक्यूज़ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ले लीजिए। ऑलमोस्ट हर एक स्टेट के पीवाईक्यूज़ की बुक होती है, उस बुक से आप पिछले 7-8 साल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बना लीजिए। अब आपको किताब तो पूरी तरह से पढ़नी है, कंसेप्ट पहले पूरी तरह से ले लेना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है, इन क्वेश्चंस को अपने बुक के अंदर सर्च करना है, और उन्हें आंसर के फॉर्मेट में आप किस तरह से प्रेजेंट करोगे पेपर के अंदर, या फिर उन्हें बोलना है। सो आप क्या करोगे, वो जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसके आगे आप आप पेज नंबर लिख दोगे, किताब का पेज नंबर लिख दोगे। सो अगली बार जब भी आपको ये रिवाइज करना है, तो आप बस क्या करोगे, ठीक है, क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन के आगे का पेज नंबर देखोगे, पेज नंबर के ऊपर जाके आप फटाफट से क्वेश्चन को रिवाइज कर लोगे। अगर आप ये रिवाइज फटाफट से कर लोगे तो मतलब फिजियोलॉजी आपको धीरे धीरे ईजी लगने लग जाएगा। या फिर यार बस अगर आप ये जीके पाल वगैरह पूरी तरह से बार बार पढ़ने वाले होगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। आपके पास एक और बड़ा सब्जेक्ट एनाटॉमी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, साथ में बायोकेमिस्ट्री को भी कुछ ना कुछ टाइम देना है। सो स्मार्ट वे से आपको समझना है कि फिजियोलॉजी को आपको किस तरह से क्रैक करना है। साथ ही में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि फिजियोलॉजी बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है भैया। यहाँ पे ना एनाटॉमी के जैसे आपको बस विजुअलाइजेशन और डायग्राम्स देख के याद रह जाएगा, ना ही बायोकेमिस्ट्री के जैसा आपको बस रटना है। फिजियोलॉजी के अंदर कंसेप्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, और उनके पीछे एक लॉजिक है यार। अगर वो लॉजिक आप समझ जाओगे, शांति से पहले बैठ के पढ़ के समझ के वो लॉजिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद उसी लॉजिक को अपने शब्दों में बोलने का या फिर लिखने का प्रयास कीजिए। सो कुछ प्रो टिप्स जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था और जिसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ रीड करके रिवाइज करना, आप एक्सप्लेन करके रिवाइज कीजिए। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है। आप जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे एमबीबीएस के अंदर, उतना ज़्यादा आपका रिवीजन फास्ट होगा, क्योंकि ये अभी इतना बड़ा यार, फिजियोलॉजी इतना बड़ा है, आप उसे खुद होकर पूरा का पूरा पढ़ के रिवाइज करने से अच्छा है आप बैठे हुए हो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, क्वेश्चंस का लिस्ट निकाल लिया, क्वेश्चन नंबर निकाल लिया, पेज निकाल लिया, अब जो भी वो कहने लगे उसे बता दीजिए कि ठीक है आप ये एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए, वो फटाफट से आपको पॉइंट बता देगा, आपको भी वो सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, और उसी फॉर्मेट में आपको किस तरह से लिखना है पेपर के अंदर ये आप विजुअलाइज कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको दूसरों को एक्सप्लेन करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है या फिर आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगे, सो आप खुद को एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। आईने के सामने बैठ जाइए, ऐसा समझिए कि कोई और स्टूडेंट आप ही खुद को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो उस तरह से आप एक्सप्लेन कीजिए, या फिर एक डॉल ले लीजिए, डॉल को एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए। ये टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस है और इससे आपकी रिवीजन के अंदर बहुत ज़्यादा मदद होगी। साथ ही में एक बात अगर मैं कहना चाहूँगा कि यार अगर आपके पास टाइम है ना बहुत ज़्यादा, सो फिजियोलॉजी के लिए कंसाइज नोट्स बनाइए। ये नहीं कि बहुत डिटेल में नोट्स बनाएंगे, कंसाइज नोट्स बनाइए अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो फिर बस पेज नंबर लिख के पेज के ऊपर हाईलाइट कर दीजिए। नोट से क्या होता है कि आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में या फिर पॉइंट्स के फॉर्म में अगर नोट्स बनाएंगे तो वही नोट्स आप बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो एग्जाम में बराबर से वो पॉइंट्स याद आ जाएंगे, और आप 2-3 लाइन उन्हें एक्सटेंड करके यार आंसर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। सो इसलिए आप क्या कीजिए, अगर आपके पास टाइम होगा
तो कंसाइज नोट्स बनाइए जिसके अंदर फ्लो चार्ट्स डायग्राम का आप इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप किताब के पेज नंबर मार्क करके रख दीजिए। पेज नंबर के ऊपर आप जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करके रख दीजिए। उन्हीं को अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे और कंसेप्ट अगर अच्छे से समझ लेंगे तो फिजियोलॉजी कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ जिसे साल भर फिजियोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, मतलब किस तरह से पढ़ना है। आज भी मैं उस दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी ऐसे दोस्त ज़रूर बनाइए जो कि आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। मैंने मेरे कई दोस्तों को देखा था जिनको मतलब वो कहते हैं ना यार, पोस्ट नीट इनर्शिया कि नीट के बाद पढ़ाई करने का मन ही नहीं हो रहा है। सो वो 2-3 महीने तक यार पढ़ाई नहीं करते हैं। उसके बाद मतलब कई लोग तो सेकेंड इंटरनल्स हो जाने तक भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर एक ही साथ में बहुत सारा लोड आएगा। उससे अच्छा आप कंसिस्टेंटली हर रोज़ थोड़ी थोड़ी देर पढ़ाई करनी है। हर रोज़ हर एक सब्जेक्ट पर समय देना है। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते रहेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे से इंप्रूव होंगे और आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा। वो कहते हैं ना यार, एमबीबीएस हार्ड है, हार्ड है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे ना तो कुछ नहीं, वो एक क्या कहते हैं, केक वॉक की तरह हो जाएगा आपके लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। मैं तो कहता हूँ अगर किसी ने अब तक शुरू नहीं किया है तो आज इस वीडियो के बाद से ही आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए और ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। जितना ज़्यादा आप जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। और फाइनली एक और जो बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो के अंदर जो अप्रोचेस मैंने बताई वो मेरे लिए काम किए। हो सकता है इसमें से कई अप्रोच आपके लिए काम ना कर रही हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सो यार वही है, आपको अपनी अप्रोच खुद को ढूँढ निकालनी है। ये अगर आपके लिए काम कर रही हो तो बेस्ट है। लेकिन अगर ये अप्रोचेस से आपका काम नहीं बन रहा है या फिर ये आपको सूट नहीं कर रही है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि किस चीज़ से आपकी पढ़ाई बेहतर होती है। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। सो इसलिए आप जितना जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे ही आपको मालूम पड़े कि ये स्टडी मेथड आपके लिए अच्छी अच्छी तरह से वर्क कर रही है, आप उस स्टडी मेथड को पकड़ के आगे बढ़ जाइए। सो हे गाइस, अगर आप लास्ट तक वीडियो के अंदर रुके हुए हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर एक हैशटैग डालना ना भूलें। और साथ ही में कमेंट बॉक्स के अंदर ये ज़रूर बताएं कि आप और किस विषय के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं ओमकार पाटिल, हैशटैग साइनिंग ऑफ।